प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th का एक और नया वीडियो है जिसका टॉपिक है सेल। इससे पहले मेरे सारे वीडियोस लगभग क्लियर हो चुके हैं, जिसमें मैंने कैपेसिटर से लेकर के जो सेकंड चैप्टर की जो बात अगर मैं बात करूं तो उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ओम्स लॉ, फैक्टर्स डिपेंड्स ऑफ द रेसिस्टेंस और टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो सारी कंडीशन में क्लियर कर चुका हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने जो आपको वीडियो बनाई थी वो थी आपके पास एफिशिएंसी ऑफ द सोर्स ऑफ द ईएमएफ से लेकर के या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, इन सब पे मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है, और आज का जो नया टॉपिक है वो है सेल। वो क्या है? सेल। इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और तब तक आप पढ़ाई बोर्ड की जो कंडीशन है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। एक एक चैप्टर में करके मैं धीरे धीरे, अभी मैं थर्ड चैप्टर पे लगभग ख़त्म ही है, क्योंकि अब इसके बाद एक मेन टॉपिक आएगा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के बाद आएगा हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट था वो आएगा। अब मीटर ब्रिज, इस बार मीटर ब्रिज भी नहीं है और आपके पोटेंशियोमीटर भी नहीं है। तो हाँ, किरचॉफ लॉ में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि उसकी वीडियोस 2 या 3 बन जाएंगी। उसमें न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। चलो ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, मैं पहले एक आपको एक नॉर्मल एक सिम्टम बताऊं। हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सेल को एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। एक होता है आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, इसको मैं राइट से कर देता हूँ, इसको पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग बोलते हैं। और ये आपका हाई पोटेंशियल होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका होता है लो पोटेंशियल। एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। इस हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का मतलब क्या है? अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, इसका मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पे कुछ और है नहीं, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। एक एंड पे इलेक्ट्रॉन आपके बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन आपके बहुत कम होते हैं। पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का जो आपका डिसबैलेंसमेंट है वो आपका सेल का मेन कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये कह रहा है कि पोटेंशियल क्या होता है? इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन है, या इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होता है, तो दैट इज नोन एज द पोटेंशियल। ठीक हो गया? इसके बीच में एक इलेक्ट्रोड होता है। अगर हम सेल की बात करें तो ये है, और इसमें इनके बीच में जो सेल है, इनके बीच में एक छोटा सा इलेक्ट्रोड होता है। ये आपका यहाँ पर रेड से हम पॉजिटिव वाले को बनाते हैं, और ग्रीन वाले से हम नेगेटिव वाले को बनाते हैं। ये हो गया। और इसके बाद जो रेसिस्टेंस है, इसको मैं यहाँ से एक इससे बनाया था। देखो, ये आपका एक तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल हिंड्रेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? इंटरनल हिंड्रेंस। अब इसमें आप देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक इजीली से आ सकते थे, लेकिन अब हमें सेल लगभग एक छोटा वाला, अगर हम सेल की बात करें, वो 2 या 3 साल तक चलता रहता है हमारे पास। वो इसका कारण यही होता है, उसका जो खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली बिना यूज किए। उसका कारण क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ पाता है। इसके अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग हिंड्रेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इस इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए
में रोकता है। अब बात आती है, तो एक्सटर्नल जब हम सर्किट लगाते हैं उसको, उस एक्सटर्नल सर्किट से करंट सॉरी इलेक्ट्रॉन इजीली से दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अलाउड करता है अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए। ठीक है, तो अब जब अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, हमने अर्लियर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास मूव करते हैं, इसको हमने कोई किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया ये, और यहाँ से ये नेगेटिव वाले हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया, और इसमें से अगर मैं इसको लेके जाऊं, ऐसे लेके आया और ऐसे लेके आया, और यहाँ पे कोई लोड रेसिस्टेंस बना दिया, यहाँ पे क्या बनाया मैंने, कोई लोड रेसिस्टेंस बनाया, ये आपका लोड हो गया जिसको हमें यूज करना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ से इसको ऐसे लेके आऊं, ब्लैक वाला मेरे पास कंडक्टर है, ग्रीन वाला लोड है, और रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और वो नेगेटिव टर्मिनल है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागे जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसमें से, ये इलेक्ट्रॉन वहां से तो अंदर से तो जा नहीं पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आए रहे इधर को तरफ भागे, इधर की तरफ भागे, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी स्पीड कम हुई, स्पीड कम होने ये ऐसे भागे, ठीक है ना, ये ऐसे आ रहे हैं, ये यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ये बच गया, इलेक्ट्रॉन ये गए, इलेक्ट्रॉन ये गए, और ये कहाँ की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन ये हो गए, इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ये कहाँ की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपके किस में पहुंच गए, पॉजिटिव वाले में। ठीक है ना, अब पॉजिटिव वाले में पहुंचे, तो अब यहाँ से क्या होगा कि आपकी जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन है। करंट की डायरेक्शन यहाँ से आपके पास आई की डायरेक्शन है, ये यहाँ से नीचे आएगी आई, और फिर यहाँ से इधर को जाएगी आई, और यहाँ से ऊपर को जाएगी, और ये कितनी होगी, आई। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, द फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, ओके। इससे हमें ये प्रूव हुई, इससे हमें ये पता चला कि भैया करंट हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। ठीक, अब बात आती है, इसी को हम लोग सेल बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब इसके कुछ टर्म्स हैं, जैसे सेल होता क्या है, सेल होता क्या है, ठीक। इस सेल में, इसको हम मोर डिटेल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा पढ़ सकते थे, लेकिन केमिस्ट्री का लेक्चर अभी वहां नहीं पहुंच पाया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक आया है ये वाला पॉइंट। इसमें हम कह सकते हैं अ डिवाइस which convert chemical energy into the electrical energy. A device which convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। ठीक है, ओके। अब क्योंकि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंजिंग हो रहा है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी है और ये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, तो दैट इज नोन एज टू दिस। अब बात आती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पे बात आती है, दूसरा आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बच्चों ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला फोर्स, बेसिकली हम इसको ईएमएफ भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, द मैक्सिमम पोटेंशियल, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, the maximum potential difference, the maximum potential difference, the maximum potential difference when no current is being drawn, when no current is being drawn from cell। क्या हो गया, when no current is drawn from the cell, मतलब अभी हमने इस लोड को नहीं लगा रखा है, और यहाँ पर जो अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम क्या कहेंगे, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, कब,
द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, कोई करंट नहीं जा रही है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज द टर्मिनल पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। अब उसका दूसरा आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको सोचो, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? जस्ट इसका रिवर्स। जब करंट से ड्रॉन कर रहे हैं तब देख, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस सब जब करंट ड्रॉन हो रही है, वो पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल ऑफ द टर्मिनल ऑफ लोड रेसिस्टेंस, मतलब जो हमने रेसिस्टेंस लगा रखा है उसके टर्मिनल पे होगा व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब हम करंट को सेल से ड्रॉन करेंगे उस टाइम पे जो मैक्सिमम आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी तो लोड रेसिस्टेंस पे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो टर्मिनल का मतलब ये टर्म से है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन। अब आप इसको मेन पार्ट मान के चलें, व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन, व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया? व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन, नो करंट, ये हो गया। यहाँ पे कोई करंट नहीं है लेकिन यहाँ पे करंट ड्रॉन हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद आता है इंटरनल रेसिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? जो इस सेल के अंदर, जो हिंड्रेंस है, सेल के टर्मिनल के अंदर जो हिंड्रेंस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम उसको लिखना चाहें, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय ये हो गया, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ सेल, द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ सेल। देखो, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। फिर से देखो, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ द करंट। जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो केमिकल एनर्जी है, उसको उस इलेक्ट्रोलाइट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या फिर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है, तो दैट इज नोन एज द internal resistance. Basically the hindrance offered by the electrolyte of a cell and to the flow of the current, that is known as the internal resistance. Okay, denoted by किससे होगा? डिनोटेड बाय आर। ये आर से डिनोट होगा। किससे डिनोट होगा बच्चों? डिनोटेड बाय स्मॉल आर। अब उसके बाद है, ये किस में डिपेंड होता है? इट डिपेंड्स। किसकी बात करें? इट डिपेंड्स। इंटरनल रेजिस्टेंस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो रेजिस्टेंस है सेपरेशन बिटवीन द टिल ऑफ फ्रूट,
सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। एक तो इस पे टू इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, एक तो इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो सेपरेशन मतलब उनके बीच की डिस्टेंस, एक तरह से बीच की डिस्टेंस हो गई, और जो रेजिस्टेंस हमारे डिपेंड करता था एल आर एंड ए, ठीक है ना, एल और ए पे ऊपर, तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रोड आपका यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रोड आपका यहाँ पर है, और दूसरा इलेक्ट्रोड आपका यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर भी ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डी के ऊपर। ठीक हो गया। और दूसरी कंडीशन है एरिया इमर्ज पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड, दूसरा है एरिया इमर्ज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, कितनी एरिया उस पर डिपेंड है, उसके ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका आपके पास ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये आप इलेक्ट्रोलाइटिक का चैम्बर है, और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स डाला हुआ है ये। अब ये डिपेंड करता है, तो ये कहना चाह रहा है कि इस पे जो हमारे पास सपोज दैट ये यहाँ से यहाँ तक इतनी एरिया है, ये इतना डूबा हुआ है इसमें, और ये वाला इतना डूबा हुआ है, चलो ये वाला इतना डूबा हुआ है, ये वाला पार्ट इतना डूबा हुआ है। अब देखो इसको हमने यहाँ से यहाँ तक यूज कर रखा है ये, तो जितना एरिया इसका डूबा होगा, जितना ज्यादा एरिया उसका डूबा होगा उतना रेजिस्टेंस में ज्यादा होगा, जितना कम एरिया डूबा होगा उतना रेजिस्टेंस में कम होगा। ठीक है, अच्छा अब लास्ट में है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड वाला पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज। ठीक, कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, concentration and nature of electrolytes। ठीक, concentration and nature of electrolyte। अब देखो ये डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उतना ज्यादा इसमें चार्जेस ज्यादा होंगे और जल्दी टूटेंगे, और इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे तो आपका फर्स्ट पार्ट ही हो गया। फर्स्ट पार्ट किस किस पे डिपेंड है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक इसके ऊपर डिपेंड है, एक इसके ऊपर डिपेंड है, एक इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक, अब अगर हम सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करें, इसमें अगर मैं एक सेल बनाऊं, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल था और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हमने ज्वाइन किया किसी भी तरीके से ये, और यहाँ हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी आया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप देखें बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके पास E है, ये आपके पास E है, ठीक है, ये आपके पास V है, ये आपके पास EMF हो गया, और ये आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक E जब बड़ा होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, E इज टू V प्लस IR। सेल के अंदर जितनी करंट यूज हुई है वो जितना रेजिस्टेंस, क्योंकि I इंटू आर भी क्या होता है, पोटेंशियल होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, E भी पोटेंशियल है, V भी पोटेंशियल है, और IR भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल, तो दैट इज ओके। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, V इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू IR प्लस ऑफ IR, है ना, E इक्वल्स टू IR प्लस ऑफ IR, ये कंडीशन होगी। इसमें से I को कॉमन लेंगे तो R प्लस ऑफ R आ जाएगा। तो एक तरीके से फिर लोड का रेजिस्टेंस यानी सर्किट का रेजिस्टेंस और इंटरनल का जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे पे क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। होप दैट बच्चों ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, है ना, आपके अपने स्टूडेंट सर अपेक्स स्टडी सेंटर बागेश्वर से, जो उत्तराखंड में है, और वहाँ से आपके लिए वीडियोस लगातार फॉर्म कर रहा हूँ, लगातार वीडियोस बना रहा हूँ।
और आज मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मेरा खत्म हो चुका है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें। तब तक फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक ले लेता हूँ। हाँ, इसमें जो अभी हमने किया था, इसमें अब आप यहाँ पे देखें E इक्वल्स टू, उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। E इज इक्वल्स टू आई कॉमन हो गया तो R प्लस ऑफ R बच गया। ठीक है, R प्लस ऑफ R हो गया। ये आपके पास मैंने यहाँ पे E को कॉमन ले लिया तो E इक्वल्स टू आई R प्लस ऑफ R। तो एक तरीके से ये फिर से आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है। कौन सा? R प्लस ऑफ R, और R इसमें कांस्टेंट है तो ये आपके पास एक इसमें आ गया क्या 10। अब इसका नोट फर्स्ट। अब आप देखिए, when current is drawn from the cell, when current is drawn from cell, जब करंट को सेल से ड्रॉन कर रहे हैं तब, जब करंट को सेल से ड्रॉन कर रहे हैं तो क्या होगा आपके पास उस कंडीशन में होगा E इज इक्वल्स टू V प्लस ऑफ आई आर, और E इज इक्वल्स टू I और R प्लस ऑफ R। ये हो गया जब हमने इसको इससे ड्रॉन किया तब। ठीक है, और सेकंड है इसका नोट, सेकंड पॉइंट अगर हम लेके चलें तो सेकंड पॉइंट है while the charging of a cell। ठीक है, while charging of a cell, while charging of a cell, while charging of a cell। अब देखो चार्जिंग के कंडीशन में अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। अब क्या हो रहा है ना, करंट अभी तक क्या हो रहा था, करंट इसमें जा रहा था, करंट हमारे पास सेल में जा रहा था ये, और यहाँ पे हमने V लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, V लगा दिया। अब देखो करंट इसमें से जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो इस कंडीशन में तो देन V इज ग्रेटर देन E। V क्या होगा, E से बड़ा होगा, V E से बड़ा होगा, है ना। अगर मैं इसको कहीं ना कहीं किरचॉफ लॉ लगाऊं तो इसका ये तो बाउंडेड फिगर हो गया, तो ये मैं इसका पॉजिटिव टर्मिनल मान के चलता हूँ, इसका नेगेटिव, और इसका ये पॉजिटिव और इसका ये नेगेटिव है ही ऑलरेडी। अब अगर मैं इसमें किरचॉफ लॉ लगाता हूँ, इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ, अगर देखिए अब फिर से क्या मिला, V प्लस ऑफ E, V प्लस V माइनस ऑफ E इक्वल्स टू 0, है ना, V माइनस E इक्वल्स टू 0। अब ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक और है, यहाँ पे IR भी होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस आई R इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ना। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो कितना बचेगा, तो V इज इक्वल्स टू E प्लस ऑफ आई R, E इक्वल्स टू V प्लस ऑफ आई R। ये आपके पास हो गया जब आपके पास सेल को हमने किस में लगा दिया, चार्जिंग पे लगा दिया, तो आपके पास V इक्वल्स टू E प्लस ऑफ आई R होगा। ओके, अब इसमें आता है अगर हमें करंट निकालनी है दोनों केसेस में। तीसरे पार्ट में चलो, ये तो था पहला पार्ट, अगर मैं तीसरा पार्ट चलता हूं, फॉर करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, सेल से कितनी करंट ड्रॉन हो रही है, तो एज हमारे पास यहाँ पे था एज E इज इक्वल्स टू V प्लस ऑफ आई आर, इसको हमने क्या कर दिया, तो E इज इक्वल्स टू I, यहाँ पे स्मॉल r होगा, आई आर प्लस ऑफ आई आर, इसमें से I कॉमन हो गया तो कितना हो गया, R प्लस ऑफ R, और तो I इक्वल्स टू कितना हो गया, I इक्वल्स टू E अपॉन ऑफ R प्लस ऑफ R।
इतनी करंट मैक्सिमम इतनी करंट ड्रॉन हो सकती है और उतनी ही करंट उस सेल में भी आ सकती है। तो इसलिए ये करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल हो गया कि दिस इम्प्लाई दैट I इज इक्वल्स टू E अपॉन ऑफ R प्लस ऑफ R। दिस इम्प्लाई दैट I इज इक्वल्स टू E अपॉन ऑफ R प्लस ऑफ R। ठीक, इतनी करंट ड्रॉन होगी। अब आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ इसमें कि जब कभी सेल चार्ज हो जाता है तो फिर आपकी चार्जिंग नहीं दिखाती है, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी में है और इसमें है। अब यहाँ पे मैं फोर्थ वाली कंडीशन में मैं आपको रियलाइज कराऊँ, जैसे यहाँ पे क्या है ना कि इसमें हमारे पास चार्जेस का डिफरेंस था, इसमें आपके पास क्या था, चार्ज का डिफरेंस था, ये ठीक हो गया। अब इसमें से हमने उसको जब चार्ज करने की कोशिश की, सपोज दैट इनिशियल यहाँ पर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, सपोज यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, कितना हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पोटेंशियल कितने का है, 10 इलेक्ट्रॉन का है। अब हमने इसको, ये यूज हो गया, ये बात आती है, ये हमारे पास क्या हो गया, यूज हो चुका है। तो यहाँ से इसमें से यूज होते होते इसमें ये आपका सेल था और इसमें से सपोज दैट पहले केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुंच गए, ठीक हो गया। अब सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नहीं आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आते आते अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन आते आते इस कंडीशन में पहुंच गया आपके पास, ये इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, बच्चों उसको समझना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो ये हो गया और इसमें अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन रह गए, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रह गए और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारे पास, दोनों में इलेक्ट्रॉन हो गए इक्वल, दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इक्वल। क्या अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बचा, नहीं बचा, पोटेंशियल डिफरेंस बचा है, नहीं बचा है। अब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है ना, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब फिर हमने उसको चार्जिंग की, फिर हमने क्या किया, उसको चार्जिंग की, यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज तो था ही था, इस साइड में नेगेटिव चार्ज था, 5 इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो था वो ये हो गया। और इसमें हमने एक सर्किट से क्या लगाया, इसमें ये एक सर्किट था, यहाँ से हमने इसमें पोटेंशियल लगा दिया, पोटेंशियल ये लगा दिया। अब पोटेंशियल इसमें से लगाया तो इसमें ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव करंट आपकी यहाँ से जा रही है ना, तो इसमें भी आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागे इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ भागे, ये तो आए जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस साइड को, ठीक हो गया। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जब इधर की तरफ भागेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहले से 5 इलेक्ट्रॉन तो थे ही थे और 5 और आ गए, 5 और आ गए, अब कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें अब फिर यहाँ पे कितना हो गया, 0। अब देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। क्या अब किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाना है और नहीं जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की आपके जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो मेंटेन हो चुका है, मिनिमम यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और इतने ही पहले से थे। अब यहाँ पे अब एक्सटर्नल सर्किट से आपको कोई भी करंट नहीं जाएगी, फिर हम कहते हैं भैया बैटरी चार्ज हो चुकी है, ठीक है। तो यही कंडीशन है, उसमें उसके बाद उसमें कोई करंट फ्लो नहीं दिखाता है। एक और से अगर हम देखा जाए तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट अगर इसमें लगाते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, ठीक है बच्चों। ये इसका कॉन्सेप्ट था कि आपके पास क्यों अगर हम एक्सटर्नल में लगाते हैं तो बैटरी में इलेक्ट्रॉन बैटरी चार्ज कैसे होती है, उसका कॉन्सेप्ट ये था, ठीक। अब इसमें एक और कंडीशन आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, सेल का भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, जो कॉन्सेप्ट सेम एज है जो हमने रेसिस्टेंस में किया था, जो हमने कैपेसिटर में किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अब इसमें हमारे पास क्या हुआ कि कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल में हमने बहुत सारे सेल को कनेक्ट किया, जैसे सपोज दैट ये पॉजिटिव, फिर इसका ये पॉजिटिव, फिर इसका ये पॉजिटिव, मैं 3 सेल को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका ये नेगेटिव, इसका ये नेगेटिव और इसका ये नेगेटिव। इसके अंदर का रेसिस्टेंस है R1, इसके अंदर का रेसिस्टेंस है R2, इसके अंदर का रेसिस्टेंस है R3, ठीक। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ इनसे, इसका पॉजिटिव इससे, इसका पॉजिटिव इससे और इसको एक्सटर्नल सर्किट के लिए ले गए, यहाँ पे लोड है,
यहाँ पे हमारे पास लोड, ठीक। इसको मैं नाम देता हूं, यहाँ पे हो गया मेरे पास E1, यहाँ पे हो गया E2, यहाँ पे हो गया E3, EMF ऑफ सेल E1 एंड E2 एंड E3। इसमें हो गया हमारे पास R1 रेजिस्टेंस हो गया R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस हो गया R3, ठीक है। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास कितना, R। क्लियर। अच्छा, अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने पहले बताया था, जब भी आपके पास यहाँ क्या होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आई कांस्टेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आई कांस्टेंट है, और V जो है वो आपका जो पोटेंशियल है, जो यानी जो EMF है, EMF आपके पास क्या होगा, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ E3 होगा, तीनों के सम के बराबर होगा। जो हमें एक्सटर्नल सर्किट के लिए E मिलेगा वो तीनों के इक्वल मिलेगा, ठीक है। अब सपोज दैट, अभी तो मैं 3 के लेकर यूज कर रहा हूँ, अब टोटल कितना हो गया, अगर E1 E और दोनों सेम है तो इफ E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 अगर दोनों सेम हैं तो E इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 3, कितना हो गया बच्चों 3E, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट में जो बचेगा, अब इसका जो R है, जो आपके पास R है, अगर ये इक्वल है तो इसमें से R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 भी होगा, R1 इक्वल्स टू R2 प्लस ऑफ R3 भी होगा, तो R नेट इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट कितना बनेगा आपके पास, R प्लस ऑफ R, ये भी कितना हो गया 3R, R इक्विवेलेंट ही आ गया। जो सेल का E सेल था आपके पास, ये आ गया आपके पास इतना, और ये आ गया आपके पास इतना, ठीक है। इसको मैं इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट। अब एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है R, एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है R। तो अब इस R के लिए इसमें देखो ये आपका दिखा रहा है स्मॉल, ये बचा रहा है 3R, और यहाँ पे है आपके पास, अगर हम एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो ये वाला एक्सटर्नल सर्किट है लाइक ऐसे, और इसमें दिखा रहा है ये R। तो अब ये टोटल कितना होगा, टोटल इसमें R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3R प्लस ऑफ R हो जाएगा। इसमें कोई बात ही नहीं है पूरे सर्किट के लिए, पूरे सर्किट के लिए R इक्विवेलेंट कितना हो गया 3R प्लस ऑफ R। ओके, अब हम इसमें चलते हैं, अब हमें I निकालने हैं, एस E इज इक्वल्स टू IR, E इक्वल्स टू IR, क्योंकि ओम्स ने ही कहा था, और दिस इम्प्लाई दैट E कितना था हमारे पास 3E था, और I है आपके पास, I तो I ही है, तो बचेगा R इक्विवेलेंट 3R प्लस ऑफ R, कितना हो गया R प्लस ऑफ 3R, ये हो गया। अब इसको हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो कितना बचेगा, I इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू 3E अपॉन ऑफ R प्लस ऑफ 3R आ गया, कितना बचेगा I इक्वल्स टू कितना हो गया 3E अपॉन ऑफ RE प्लस ऑफ RE। अगर 4 n सेल होंगे, सपोज दैट ये तो आपका हो गया एक सेल के लिए, 3 सेल के लिए, ऐसे अगर मैं n सेल की बात करूं तो यहाँ पे 3 इज रिप्लेस बाय कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ये आया बच्चों, I इक्वल्स टू 3E प्लस ऑफ R प्लस ऑफ 3R, ठीक है। फॉर n सेल के लिए अगर मैं यूज करूं तब तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। अगर मैं n सेल की अगर मैं बात करूं, कौन सा, if there are n cell, if there are n cell, if there are n सेल की अगर मैं बात करता हूँ, किस कौन सी सेल की बात करता हूँ, n सेल की, तो यहाँ पे I इक्वल्स टू कितना हो गया, I इज इक्वल्स टू NR NE अपॉन ऑफ R प्लस ऑफ NR, ये हो गया, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, जब ये किसमें होंगे n सेल होंगे तो I इक्वल्स टू NE अपॉन ऑफ R प्लस ऑफ NR हो गया। होप दैट ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगर मैं ये कह दूं केस वन की बात कर रहा हूं, केस फर्स्ट में इफ NR इज मच ग्रेटर देन R, NR इज मच ग्रेटर देन R, NR बहुत बड़ा है तो R की वैल्यू ना के बराबर हो गई, तो तब उस कंडीशन क्या हो गया,
तब इस कंडीशन में आई इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन ऑफ एन आर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ई अपॉन ऑफ आर। तो अब हमें एक्स्ट्रा सेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही सेल से हमारा काम चल जा रहा है, ठीक है ना, एक ही सेल से काम चल जा रहा है जब एक्सटर्नल हमारे पास क्या बहुत छोटा है तो। और यही कंडीशन अगर हमें बहुत इफ केस 2 हो गया, केस 2 बचा हमारे पास, इफ एन आर इज स्मॉलर देन आर, अगर ये छोटा है तो अब क्या होगा, तो इसके केस में हम क्या करेंगे, तो आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन ऑफ एन ई अपॉन ऑफ आर। फिर तो इसका जो एन ई था उसका कोई काम नहीं हुआ, ये आर बच गया, तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एन ई अपॉन ऑफ आर। बच्चों अब आपके पास बहुत सारे सेल लगाने का कोई बेनिफिट है, इसके पहले आपके पास कोई बेनिफिट नहीं था। होप दैट इतना समझ में आया होगा, है ना। ये आपके पास क्या जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो आ गया। अब वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा। हाँ, उसके बाद मेरा किरचॉफ लॉ भी आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस किरचॉफ लॉ, दोनों को एक वीडियो में इंट्रोडक्शन में डाल दूंगा। हाँ, उसके बाद मैं आ जाऊंगा आपके पास किसमें, किरचॉफ लॉ में। अब देखो किरचॉफ लॉ के बाद फिर कितना टॉपिक बचता है हमारे पास, किरचॉफ लॉ है, फिर बस खत्म। अरे वाह, खत्म हो गया। किरचॉफ लॉ के बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, 1 या 2 लेक्चर में मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसका इसके न्यूमेरिकल को स्ट्राइक करेंगे। टिल देन ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।